इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रा है। इसके बाद हम फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करेंगे और एंड में ब्रीफली डिस्कस करेंगे डिसोसिएशन लिमिट क्या होती है, कब ये कम और कब ज़्यादा होती है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए किसी भी क्वांटम स्टेट में तीन एनर्जी हो सकती है। एक रोटेशनल एनर्जी, दूसरी हो सकती है वाइब्रेशनल एनर्जी, और तीसरी हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी होगी वो इन तीनों एनर्जी का सम होगी। इसे हम कह सकते हैं ER, इसे हम कह सकते हैं EV, इसे हम कह सकते हैं EE। तो एक्चुअली जो एनर्जी होगी उसे हम ये कह सकते हैं कि इट इज सम ऑफ EE प्लस EV प्लस ER। ये तीनों जो एनर्जी हैं ये तीनों क्वांटाइज्ड हैं, मतलब रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी क्वांटाइज्ड हैं। क्वांटाइज्ड का मतलब ये डिस्क्रीट होंगे, या कह सकते हैं जो एनर्जी लेवल्स हैं वो डिस्क्रीट होंगे। इनके जो मैग्नीट्यूड है उसका ऑर्डर की बात अगर करें तो एक वाइब्रेशन लेवल में, या कह सकते हैं दो वाइब्रेशन लेवल के बीच में बहुत से रोटेशन लेवल होंगे और दो इलेक्ट्रॉनिक लेवल के बीच में बहुत से वाइब्रेशन लेवल होंगे। अगर हम इन्हें डायग्राम में बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके से रफ डायग्राम बना सकते हैं हम कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, हमारे पास दूसरी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट होगी। उस इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में कुछ वाइब्रेशन लेवल्स होंगे, इस इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में भी कुछ वाइब्रेशन लेवल्स होंगे, और वहाँ उन वाइब्रेशन लेवल्स के बीच में ये कुछ रोटेशन स्टेट्स होंगी। तो इस तरीके से इनका ऑर्डर हम समझ सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में कुछ वाइब्रेशन स्टेट्स होंगे और कुछ वाइब्रेशन स्टेट, या कह सकते हैं वाइब्रेशन स्टेट्स के बीच में रोटेशन स्टेट्स होंगे। तो इस तरीके से हमें इसके मैग्नीट्यूड का ऑर्डर समझ में आ जाता है। तो ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, इसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टेट 2, इसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टेट 1। ये वाइब्रेशनल स्टेट्स हैं। ये वाइब्रेशंस हैं, ये वाइब्रेशन स्टेट्स हैं, और ये जो बीच में हैं इन्हें हम कहेंगे रोटेशन स्टेट्स। अब इनके बीच में जो ट्रांजिशन होगा, अगर देखिए रोटेशन के बीच में ट्रांजिशन होगा तो हम रोटेशन स्पेक्ट्रा कहेंगे। अगर वाइब्रेशन के बीच में ट्रांजिशन होगा तो वाइब्रेशन के साथ साथ आपका रोटेशन एनर्जी भी, या कह सकते हैं रोटेशनल लेवल भी चेंज होंगे। तो वहाँ जो स्पेक्ट्रा होगा उसे हम वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा नहीं कहेंगे, वो कहेंगे वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रा। अब अगर एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से दूसरी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में ट्रांजिशन हो रहा है तो उसके साथ साथ पॉसिबिलिटी है कि वाइब्रेशन स्टेट्स या वाइब्रेशन लेवल भी चेंज होंगे और रोटेशन लेवल भी चेंज होंगे। इसलिए जब दो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में ट्रांजिशन होगा तो उनके साथ साथ वाइब्रेशन लेवल और रोटेशन लेवल भी चेंज होंगे। इसलिए स्पेक्ट्रा का नाम है इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रा। तो स्पेक्ट्रा प्योर रोटेशन स्पेक्ट्रा होगा, या वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रा होगा, या इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रा होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक जब भी स्पेक्ट्रा होगा तो उसमें वाइब्रेशन स्टेट और रोटेशन स्टेट चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रा होगा। अगर हम देखें कि इनकी जो एनर्जी है, अगर हम कहें स्टेट 2 से स्टेट 1 में जा रहा है, अब देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट 2 है उसमें इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है EE2। इलेक्ट्रॉनिक स्टेट 1 में जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है उसे हम कह सकते हैं EE1। जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो यहाँ पर है EV2 और यहाँ पर है EV1। जो रोटेशनल एनर्जी है उसे हम कह सकते हैं ER2 और यहाँ कह सकते हैं ER1। जो टोटल एनर्जी यहाँ पर है स्टेट 2 में
उसे हम कह सकते हैं E2 और वो इन तीनों के सम के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं E2 विल बी इक्वल टू कितना, E2 विल बी इक्वल टू EE2 प्लस EV2 प्लस ER2। इसी तरीके से जो पहली स्टेट होगी या स्टेट 1 है उसमें एनर्जी होगी E1 और वो इन तीनों का सम होगी। इसे हम कह सकते हैं E1 विल बी इक्वल टू EE1 प्लस EV1 प्लस ER1। अब जो ट्रांजिशन होगा इस एनर्जी लेवल से यहाँ पर जो ट्रांजिशन होने वाला है उसका वेव नंबर हम डिफाइन कर सकते हैं। न्यू बार विल बी इक्वल टू कितना, E2 माइनस E1 अपॉन HC, या मैं कह सकता हूँ कितना 1 अपॉन HC। E2 E1 की वैल्यू अगर रख दें तो हो जाएगी EE2 प्लस EV2 प्लस ER2 माइनस EE1 प्लस EV1 प्लस ER1। अब देखिए इनको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी कह सकते हैं EE2 माइनस EE1 अपॉन HC प्लस EV2 माइनस EV1 अपॉन HC, या कह सकते हैं ER2 माइनस ER1 अपॉन HC, या हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि जो ट्रांजिशन की एनर्जी का चेंज है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का चेंज इतना है और HC उससे डिवाइड करा, तो ये वेव नंबर करस्पॉन्डिंग टू प्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बराबर कह सकते हैं। ये वेव नंबर है जो वाइब्रेशन की वजह से है और ये जो वेव नंबर है ये रोटेशन की वजह से है। इन तीनों का सम वो रिजल्टेंट वेव नंबर होगा। तो इस तरीके से हम उस ट्रांजिशन का वेव नंबर निकाल सकते हैं। अब देखिए दो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के बीच में बहुत से वाइब्रेशन लेवल होंगे, दो वाइब्रेशन लेवल के बीच में बहुत से रोटेशन लेवल होंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर चूंकि बहुत सारे रोटेशन लेवल या कह सकते हैं बहुत सारे रोटेशनल ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी होगी, तो ये क्लोजली स्पेस लाइन मिलेंगी और इसी वजह से जो स्पेक्ट्रा मिलेगा वो बैंड स्पेक्ट्रा मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ देखते हैं सिलेक्शन रूल्स क्या हैं। तो सिलेक्शन रूल यहाँ पर है डेल्टा J इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1। तो हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी हुई डेल्टा J की। डेल्टा J इक्वल टू माइनस 1 है, डेल्टा J इक्वल टू 0 हो सकता है, डेल्टा J इक्वल टू प्लस 1 हो सकता है। तो डेल्टा J इक्वल टू अगर माइनस 1 है तो इसे हम कहेंगे P ब्रांच, डेल्टा J इक्वल टू 0 है तो इसे हम कहेंगे Q ब्रांच, और डेल्टा J इक्वल टू प्लस 1 है तो इसे हम कह सकते हैं R ब्रांच। हम एक इसका रफ स्केच खींचेंगे, सिंबॉलिकली कह सकते हैं। तो यहाँ इसका एक रफ स्केच खींचते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से है। तो ये P ब्रांच है, ये R ब्रांच है, ये Q ब्रांच है और इसे हम कह देंगे न्यू 0 और ये है न्यू, ये 0 तो इस तरीके से ये तीन ब्रांचेज आपको मिलेंगी P, Q और R। अब हम देखते हैं फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल, इसका स्टेटमेंट देखते हैं। इसे एक्सप्लेन करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी कर्व बनाते हैं। अगर ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व है तो इस तरीके से होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब है कि वहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक एटम की एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में चला जाएगा, या कह सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा। जब हम किसी मॉलिक्यूल को एक्साइट करेंगे तो वहाँ जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा या वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा किसी एटम का, वो अपनी ओर आउटर ऑर्बिट में जाएगा। जब ये आउटर ऑर्बिट में जाएगा तो वहाँ पर क्या चीज़, उसका जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व है वो थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। तो इस तरीके से बनाया जा सकता है ये एक्साइटेड स्टेट में। और किसी भी जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व है उसके अंदर बहुत से वाइब्रेशन लेवल्स होंगे। यहाँ इसके अंदर हम बना सकते हैं क्या, ये वाइब्रेशन लेवल है। अब देखिए यहाँ केस ऐसे भी हो सकता है
कि यहाँ पर ये आपका ग्राउंड स्टेट है और ये जो एक्साइटेड स्टेट है ये थोड़ा सा इस तरफ है। तो देखिए यहाँ भी आपके लेवल्स होंगे और यहाँ भी आपके ये लेवल्स होंगे। ये R है, इसका मतलब जब भी ट्रांजिशन होगा इस स्टेट से इस स्टेट में जाएगा तो ये सीधा जाएगा। सीधा का मतलब R चेंज नहीं होगा। तो अगर यहाँ इसकी डिस्टेंस पहले ये थी तो यहाँ से ये जो ट्रांजिशन होगा डिपेंड करेगा यहाँ मैक्सिमा कहाँ है। तो ये इस तरीके से ट्रांजिशन आप इसका बनाया जा सकता है। और अगर ये पहले से यहाँ पर है और यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व है इसका मिनिमा या इसका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस या कह सकते हैं इसकी इक्विलिब्रियम डिस्टेंस यहाँ इससे अलग है, तब यहाँ ये वाइब्रेशन के उसी लेवल में नहीं जाएगा। वाइब्रेशन ट्रांजिशन तो होगा बट इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस फिक्स्ड होगी। तो यहाँ इस तरीके से ट्रांजिशन हो सकता है या कह सकते हैं इस तरीके से एक्साइटमेंट हो सकता है। तो यहाँ वाइब्रेशन लेवल देखिए अलग अलग है बट यहाँ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस या कह सकते हैं ये डिस्टेंस फिक्स है, इसलिए इस ट्रांजिशन को इस कर्व में वर्टिकल लाइन से शो करते हैं। तो ये R है, ये यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व है, ये ग्राउंड स्टेट है, नीचे ये ग्राउंड स्टेट है और ये एक्साइटेड स्टेट है। ये ग्राउंड स्टेट है और ये उसकी एक्साइटेड स्टेट है। तो दो एग्जाम्पल से फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं डिसोसिएशन लिमिट। डिसोसिएशन का मतलब एसोसिएशन का अपोजिट वर्ड है। तो अगर दो एटम एसोसिएट होकर डायटोमिक मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो उसको डिसोसिएट मतलब अलग अलग करने में कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसे हम डिसोसिएशन लिमिट कह सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं, इसे एक्सप्लेन करने के लिए देखिए हम पोटेंशियल एनर्जी कर्व बनाते हैं। तो जैसा पोटेंशियल एनर्जी कर्व हम पहले से देखते हुए आए हैं कि हमारे पास अगर हम दो एटम हैं और उनको हम पास पास लेके आते हैं तो पहले पोटेंशियल एनर्जी कर्व नीचे जाएगा, मिनिमा आएगा, मिनिमा कहीं आएगा R इक्वल टू R0 पर। तो अगर ये चूँकि R है और मिनिमम की एनर्जी होगी, इसे हम कह रहे हैं कि ये U है, तो यहाँ जो एनर्जी हुई इसका नाम हुआ, कह दिया हमने U मिनिमम। तो R0 पर एनर्जी मिनिमम होगी, उसके बाद एनर्जी फिर इंक्रीज होगी, या कह सकते हैं यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स है और यहाँ रिपल्सिव फोर्स है। यहाँ फोर्स कितना है, 0 है, इसे हम कह सकते हैं लोएस्ट स्टेट या ग्राउंड स्टेट। तो लोएस्ट स्टेट में जो एनर्जी है ये यहाँ एनर्जी हुई, लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि उसे हमें डिसोसिएट करना, या हम थोड़ा ऐसे समझते हैं, अगर हम उस मॉलिक्यूल को थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो यहाँ आएगा। इसका मतलब इस लेवल से यहाँ तक, या कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक वो फ्री है, और एनर्जी देंगे तो यहाँ से यहाँ तक, या कह सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक वो फ्री है, और एनर्जी देंगे यहाँ तक है। तो जब एनर्जी इसकी इतनी हो जाएगी जितनी ये एनर्जी दी हुई है, क्योंकि माइनस में एक्चुअली एनर्जी है, इतनी एनर्जी दे देंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, या कह सकते हैं इसकी टोटल एनर्जी 0 हो जाएगी और इट कैन डिसोसिएट, ये डिसोसिएट हो सकता है। तो जो मिनिमम एनर्जी है डिसोसिएट के लिए वो ये मिनिमम एनर्जी ही है, जिसे हम इसकी बाइंडिंग एनर्जी भी कह सकते हैं। तो ये बाइंडिंग एनर्जी हुई कितनी, U मिनिमम, और दिस मच एनर्जी, या कह सकते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट ए मॉलिक्यूल, या कह सकते हैं इसका नाम कह सकते हैं डिसोसिएशन लिमिट। तो अगर ये ग्राउंड स्टेट में है तो यहाँ से यहाँ तक ये डिसोसिएशन लिमिट होगी। अब मान लीजिए जो मॉलिक्यूल है वो एक्साइटेड स्टेट में है, पहले से उसकी एनर्जी इतनी है, इसका मतलब इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो डिसोसिएशन लिमिट जब ग्राउंड स्टेट में होगा तब ग्रेटेस्ट होगी। इसका मतलब क्या हुआ, डिसोसिएशन लिमिट is greatest in ground state and have a lesser value in excited state। तो अगर पहले से मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में है तो उसकी डिसोसिएशन लिमिट कम होगी, और अगर ये ग्राउंड स्टेट में है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी।
तो ये डिसोसिएशन लिमिट हुई। क्या कह सकते हैं, किसी मॉलिक्यूल के एटम्स को अलग अलग करने के लिए या डिसोसिएट करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसे कहेंगे डिसोसिएशन लिमिट। थैंक यू।